इस चढ़ते हुए शेयर बाजार में अब निवेश करें तो कहां करें, मार्केट पहले ही इतना ऊपर है। हम बात करेंगे हाई ग्रोथ सेक्टर की। मतलब शेयर बाजार में जो ग्रोथ है वो तो है, लेकिन शेयर बाजार से दुगनी ग्रोथ देने वाले हाई ग्रोथ सेक्टर कौन से हैं जिनमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले। हम बात करेंगे एक आम आदमी की आर्थिक कुंडली की, कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड नाम का जो ग्रह है, जब वो आपके मनी मैनेजमेंट की कुंडली में आता है तो आपके सारे गोल्स की दशा और दिशा बदल जाती है। अगर मैं सेंसेक्स और निफ्टी की बात करूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई सेंसेक्स तो 80,000 हो गया, निफ्टी 24,000 हो गया, ये तो मार्केट का पीक है, अभी इसके आगे मार्केट कहां जाएगा। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि ये मार्केट का टॉप है और हमको लगता है कि ये मार्केट का बॉटम है अगले बुल रन के लिए। पिछले 5 साल में सेंसेक्स निफ्टी डबल हुए। अब लोगों को लगता है साहब डबल हो गया, इससे आगे कहां जाएगा। लेकिन यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये 79 में 100 पॉइंट से हुई थी। वक्त आगे बढ़ता गया, सेंसेक्स भी वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। 1979 से 100 रुपए से शुरू हुआ सेंसेक्स, जब आगे वक्त बढ़ा सन 2000 आते आते सेंसेक्स का रेट 5,000 था और आगे मार्केट बढ़ी। आज सन 2024 में हम सेंसेक्स को 24,000 के रेट पे देखते हैं। और यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भारतीय शेयर बाजार में मोटा मोटा 16% का ग्रोथ उन सभी लोगों को मिला जिन्होंने लंबे समय के लिए निवेश किया। अभी अगर मैं यहाँ म्यूचुअल फंड की बात करूं, देखो आप शेयर बाजार में निवेश करते हो, आप अपनी मर्जी से 5 7 10 कंपनी का पोर्टफोलियो बना सकते हो। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो 40 से 50 कंपनी का एक पोर्टफोलियो अमूमन एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो मैनेजर बनाता है और ऑटोमेटिक बैलेंसिंग होती है। कब कौन सा शेयर लेना है, कब कौन सा शेयर बेचना है, कहाँ पैसा बढ़ाना है, कहाँ हटाना है, सब म्यूचुअल फंड की टीम खुद करती है। और यदि मैं रिटर्न्स की बात करूं, जैसे मैंने सेंसेक्स की हिस्ट्री दिखाई कि सेंसेक्स को 40 साल हो गए, तो म्यूचुअल फंड भी इंडिया में 30 साल पहले शुरू हो गए थे। और अगर मैं 25 साल पुराने म्यूचुअल फंड्स ले लूं, वो सभी म्यूचुअल फंड जो 25 साल पहले आए थे, सबका ऑन एन एवरेज 15 से 20% के बीच में ग्रोथ है। यदि हम ध्यान से देखें तो एक म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी शेयर बाजार में रहने वाला जो म्यूचुअल फंड होता है, उसकी एनएवी 10 रुपए से शुरू होती है। अब वो 10 रुपए से जो एनएवी शुरू हुई, आज कुछ फंड ऐसे हैं जिनकी एनएवी 2,000 की रेंज में है, 3,000 की रेंज में है। यानी मोटा मोटा लोगों का, जिन्होंने 1 लाख रुपए का निवेश किया, आज उन लोगों के हाथ में करीब करीब 2.5 करोड़ है। और यदि मैं 15 साल पुरानी बात लूं कि जो म्यूचुअल फंड 15 साल पहले आ गए थे, आज उनकी एनएवी 150 रुपए के लगभग है। तो यहां पर भी आप देखें तो 15 साल में पैसा 15 गुना हुआ। हम आज शेयर बाजार की बात करेंगे, हाई ग्रोथ सेक्टर की बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक समझना जरूरी है। पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में जहां सेंसेक्स और निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हुए हैं, वहां ऑलमोस्ट सभी म्यूचुअल फंड का रिटर्न करीब करीब 20% रहा है। ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। अभी सेक्टर स्पेसिफिक की और हाई ग्रोथ सेक्टर की क्या रिटर्न्स रहे वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। और यदि मैं मंथली निवेश की बात करूं, एक आम निवेशक तो मंथली इन्वेस्टमेंट करता है, महीने का 5,000 10,000 देने वाले आम लोग। तो जिन लोगों ने पिछले 15 साल में करीब 15,000 रुपए महीना दिया, आज उन सबकी वैल्यूएशन 1 करोड़ है। और ये 1 करोड़ लोगों को मिल चुका है और इसी शेयर बाजार से बना और म्यूचुअल फंड एसआईपी रूट से बना। अभी बहुत सारे लोगों ने पिछले 15 साल में शेयर्स में निवेश किया होगा, इक्विटी मार्केट में खरीदा बेचा, म्यूचुअल फंड में पैसा रखा, साल 2 साल में निकाल लिया, मार्केट चढ़ी निकाल लिया, मार्केट गिरी तो डर के मारे निकाल लिया। लेकिन हर वो व्यक्ति जिसने 15 साल तक अपना लंबे समय के लिए ये एसआईपी चलाया, आज उन लोगों को 1 करोड़ मिल रहा है। अभी देखो सेक्टर स्पेसिफिक की जो बात करें, नॉर्मल अगर आप डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, जिसे एक नॉर्मल मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कहते हैं, उनके रिटर्न अमूमन सेंसेक्स और निफ्टी से थोड़े से बेहतर होते हैं। और यही रिटर्न पिछले 20 साल में बने हैं, 15 से 20% का ग्रोथ आया है। और यदि हम थोड़ा सा स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ा दें कि भाई थोड़ा सा पैसा स्मॉल कैप में डालो जिसमें थोड़ा सा रिस्क होता है लेकिन रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं,
तो जो लोग थोड़ा सा स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ा देते हैं तो उनके रिटर्न 20% के लगभग उससे बेहतर बने। यानी मोटा मोटी सेंसेक्स और निफ्टी का रिटर्न 15% रहा पिछले इतिहास में, म्यूचुअल फंड का रिटर्न 18-20% रहा, और स्मॉल कैप वाले पोर्टफोलियो में 20-22% रहा। लेकिन जिन सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, सेक्टर स्पेसिफिक थीम के रिटर्न 100% की रेंज में भी आए हैं, सेंसेक्स और निफ्टी से दुगने भी हुए हैं। देखो सेंसेक्स जो है, सेंसेक्स और निफ्टी पूरे सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अभी कोई सेक्टर चढ़ता है, कोई गिरता है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा सेक्टर अब भविष्य में बेहतर करने वाला है और कौन से सेक्टर से हमको निकल जाने की जरूरत है। अगर आज से हम 4 साल पुरानी कोरोना काल की बात करें तो एकदम से लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन लग, किसी को नहीं पता था कि लॉकडाउन लगेगा, किसी को नहीं पता था कि हेल्थ केयर और आईटी इंडस्ट्री में बूम आएगा। और उस साल में अगले 1 साल तक हेल्थ केयर इंडस्ट्री के सभी शेयर, सभी म्यूचुअल फंड 100% के ऊपर निकल गए। लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू, उसी दौरान रिटेल सेक्टर, प्रोडक्शन सेक्टर नेगेटिव हो गया। अब जिन लोगों ने सही समय पे सही सेक्टर में स्विच कर लिया, उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे बने। मतलब पिछले रिकॉर्ड में देखें तो सेंसेक्स निफ्टी 15-20%, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक फंड जिस दौरान उस सेक्टर का बूम होता है, उस दौरान वो रिटर्न बने 40%, 50%, और कभी कभी तो 1 साल में 100% रिटर्न भी आया। अब कोरोना काल के खत्म होने के बाद के यदि मैं 3 साल की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का बूम था। हर कंपनी जो इंफ्रा स्पेस से जुड़ी है उनके शेयर भागे। रोड कंस्ट्रक्शन है, रेलवेज है, पोर्ट है, ब्रिजेस है। अनफॉर्चुनेटली आम निवेशक इसका फायदा नहीं कमा पाया, क्योंकि होता यह है कि आप 2 4 5 कंपनी से ज्यादा के शेयर खरीद नहीं पाते, और जो शेयर आप खरीदते हैं अनफॉर्चुनेटली वही नहीं चढ़ते। और अक्सर ऐसा होता है कि आम निवेशक जिस शेयर में लंबे समय तक बनने के बाद बेचता है, उसके बाद ही वो शेयर चढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड की स्टोरी अलग है। जब आप किसी थीमेटिक म्यूचुअल फंड में आते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड में आते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड में उसी पर्टिकुलर सेक्टर से जुड़े शेयर खरीदे जाते हैं, कुछ बड़ी कंपनियों के, कुछ छोटी कंपनियों के। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की बात करूं तो पिछले 3 साल में इनका सालाना रिटर्न, मतलब सभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स उठा लीजिए, सभी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स उठा लीजिए, 35 से 40% के बीच में है। जिसका मतलब होता है 3 साल में पैसे का 3 गुना हो जाना। अभी आप देखिए, 3 साल में पैसा 3 गुना, सालाना ब्याज 35%, जबकि सेंसेक्स निफ्टी तो 15-16% ही देते हैं। और यदि मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो पिछले 1 साल में इंडियन डिफेंस सेक्टर ने 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अब प्रॉब्लम ये कि कैसे जज करें कि कौन सा सेक्टर भविष्य में अच्छा है और किस सेक्टर से मुझे अब निकल जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कब एंट्री करें और कब एग्जिट करें। लोग एंट्री तो सही समय पे कर लेते हैं लेकिन एग्जिट नहीं कर पाते। हमने अक्सर देखा है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं। ये सेंसेक्स की अलग अलग वक्त की गिरावटें हैं। अच्छा, मार्केट गिरता है लेकिन चढ़ता भी है, लेकिन जब शेयर बाजार गिरता है तो उस वक्त के टॉप परफॉर्मिंग शेयर और सेक्टर भी गिरते हैं। लेकिन जब मार्केट ऊपर आता है तो सेक्टर की स्टोरी बदल चुकी होती है, इकोनॉमी बदल चुकी होती है। जरूरी नहीं कि पिछली रैली में जो सेक्टर चढ़े थे, गिरने के बाद वही सेक्टर दोबारा परफॉर्म करें। और एक आम निवेशक इस परिस्थिति में फंस जाता है, जैसे हेल्थ केयर और आईटी इंडस्ट्री कोरोना में टॉप पे थे और उसके बाद से रिटर्न बेहतर नहीं बना पाए। तो एक बिजनेस साइकिल फंड करके कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें फंड मैनेजर या रिसर्च टीम बदलते हुए दौर के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट बदलते हैं। मैंने लगा कि आईटी और फार्मा में है दम, तो आईटी और फार्मा में एक्सपोजर बना लिया। जब लगा नहीं बैंकिंग में है तो बैंकिंग में चले गए। और एक फायदा ये होता है कि ये मल्टी सेक्टर होते हैं, मतलब अनलाइक डिफेंस की तरह या आईटी की तरह या बैंकिंग की तरह केवल एक सेक्टर में निवेश नहीं करते। सिंगल सेक्टर में निवेश करने के मुनाफे हैं लेकिन साथ में रिस्क भी है। तो जब हम मल्टीपल सेक्टर में
इन्वॉल्व होते हैं और टाइम के साथ अपना सेक्टर चेंज करते हैं, तो इंडिया में बिजनेस साइकिल फंड करके म्यूचुअल फंड है जो ये काम करते हैं। और ये बिजनेस साइकिल फंड की स्टोरी ज्यादा पुरानी नहीं है, 3 साल पहले ही म्यूचुअल फंड, बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च हुए। लेकिन पिछले 1 साल का यदि आप ट्रैक देखें तो पिछले 1 साल में बिजनेस साइकिल फंड ने 50% का रिटर्न दिया। जैसा मैंने कहा था कि सही सेक्टर में सही जगह एंट्री करें तो आप निफ्टी और सेंसेक्स से कई गुना ज्यादा रिटर्न बना सकते हैं। पर ये आम आदमी के लिए अमूमन मुश्किल होता है कि कब कहां एंट्री करें, कब कहां एग्जिट करें। तो बिजनेस साइकिल फंड इज वन ऑफ द सॉल्यूशन फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर हु वांट हायर रिटर्न। आपको साधारण रिटर्न चाहिए 15 से 20%, आप कोई भी मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए। थोड़ा बेहतर रिटर्न चाहिए, लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा स्मॉल कैप बढ़ा लीजिए। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न चाहिए तो फिर आपको सेक्टर स्पेसिफिक थीम ढूंढनी होंगी और उन पे टाइम में चर्निंग भी करनी होगी। तो आज हम समझेंगे एडलविस ग्रुप का बिजनेस साइकिल फंड जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है 9 जुलाई को, ये 23 जुलाई तक चलेगा। तो हम आज समझेंगे कि बिजनेस साइकिल फंड कैसे काम करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, किस तरह के सेक्टर वो लेते हैं और आने वाले भविष्य में हम क्या लेवल की उम्मीद कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ इंद्रानी मैम हैं जो एडलविस ग्रुप में नॉर्थ इंडिया को हेड करती हैं। तो आज इस मीटिंग में हम सभी इन्वेस्टर और सभी पार्टनर इंद्रानी मैम से समझेंगे बिजनेस साइकिल फंड क्या होते हैं और कैसे हमें इसका फायदा मिल सकता है। तो इंद्रानी मैम, ओवर टू यू। मैंने जो पेज क्रिएट करना था कर दिया, अब स्टेज आपका है। प्लीज आप एक्सप्लेन कीजिए कि एडलविस बिजनेस साइकिल फंड से हमें कैसे मुनाफा हो सकता है। ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू अमित जी। एंड इतना अच्छे से अपना शुरुआत किया, मतलब द वे आपने दिखाया, एंड इट इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन कि हमारा एक्चुअली मार्केट का क्या ट्रू स्टेट है और कहाँ से कहाँ हम आए हैं आज के दिन, और आगे के फ्यूचर में भी व्हाट इज गोइंग टू कम अप। क्योंकि हम ऑलवेज बोलते हैं कि इंडिया का अभी जिस स्थिति है वो इंडिया इज टोटली डिफरेंट, जो इंडिया हमारा 10 पुराने साल पहले था, बिल्कुल अलग है। तो जैसे हाँ, सो हमारे इंडिया का, मैंने बोला इंडिया में बहुत चेंज नजर आया है। और वो चेंज क्या चेंज है, हम सब चीजों में देख रहे हैं कुछ, मतलब एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिंग, राइट। अगर हम बाहर जाए तो हम देखते हैं कि इतने सारे रोड्स आर गेटिंग बिल्ड। आप लोग आई एम श्योर एनसीआर के हो, तो आपको पता है कि रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ चुका है यहाँ पे। मैं बाहर जाती हूँ, वहां पे भी देखती हूँ बिग हाईवेज, फ्लाईओवर्स, रास्ते वाइडनिंग कर रहा है, मतलब कितना काम हो रहा है इन रोड्स में। रेलवेज की अगर आप बात करो तो रेलवेज में भी यू सी बजट में कितना, मतलब 9 times रेलवे बजट हैज गॉन अप फ्रॉम 2013-14। देर इज सेपरेट फ्रेट कॉरिडोर जोन, 1000 कोच रिवैम्प्स। आप अगर रेलवेज की बात करोगे, यू गो टू रेलवे स्टेशन, आपको दिखेगा ये सारे चेंजेस आ रहा है, राइट। बिकॉज लास्ट हमने जो डेकेड देखा था वहां पे हमने ये सारे स्पेंडिंग नहीं देखा था। हमने देखा था कि कंजम्पशन सेक्टर के ऊपर बहुत होता है, फ्री बीज दिया जाता है, वेलफेयर पॉलिटिक्स हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम था, टैक्सेशन कम था, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी ऑलमोस्ट था ही नहीं। अभी क्या आया है, इन सब के पीछे एक फॉर्मलाइजेशन आया है। जीएसटी कलेक्शन एक्सेलरेट हुआ है। आपको पता है जीएसटी कलेक्शन हर मंथ इज गोइंग अप। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज आया है, हमारा डिजिटल पेमेंट्स। ऑल दीज मनी जो कलेक्शन हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट के पास। वो जा रहा है यही सब रोड्स, रेलवेज, ये इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इट इज गेटिंग स्पेंड। आप, सो यू आर गेटिंग टू सी कि इंडिया में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड डेवलपमेंट हो रहा है। सेकेंड, अमित ने बताया कि देर आर सेक्टर्स लाइक डिफेंस। डिफेंस बहुत अच्छा सेक्टर, 100% प्लस लास्ट 1 ईयर में रिटर्न दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि ये डिफेंस में जो अभी एक्सपेंडिचर हो रहा है, आप देखोगे हर बजट में डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। एंड 110 बिलियन यूएसडी इस डिफेंस के ऊपर हम खर्चा करने वाले हैं ओवर नेक्स्ट 6 to 8 years। और हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर के साथ साथ हमारे डिफेंस में एक्सपोर्ट्स भी बहुत बढ़ रहा है। इमेजिन, एक टाइम होता था हमारे पास डिफेंस में कुछ भी नहीं होता था, हम सारे चीज इंपोर्ट करते थे, और आज के दिन हम
400 से ज्यादा आइटम्स वी आर एक्सपोर्टिंग आउटसाइड। प्लस हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि देर आर 2100 आइटम्स जहां पे आप बाहर से इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हो, आपको इंडिजिनाइज करना पड़ेगा। एंड एफडीआई लिमिट भी बढ़ा दिया है। और इंटरेस्टिंगली डिफेंस में आपने बजट बढ़ाया, लेकिन ये यूज कहाँ हो रहा है? ये एलोकेशन ऑफ बजट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू देयर सैलरीज एंड पेंशंस, जो पहले जाता था फिफ्थ पे कमीशन, सेवेंथ पे कमीशन, वो उसके जगह पे दे आर गेटिंग मोर इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स में स्पेंड कर रहा है। तो ऑल द कंपनीज इन डिफेंस लाइक HAL, BEL, मैसडॉक, आप कुछ भी कर लो, वहां पे आप देखोगे कि दे आर एक्चुअली बेनिफिटिंग बिकॉज ऑफ द ऑर्डर बुक। सो इसीलिए सेक्टर बढ़ रहा है। उसके बाद आप किस तरह से आप देखोगे कितना अभी अभी का इंडिया जो चेंज इंडिया है, क्योंकि यहाँ पे न्यू सेक्टर्स इमर्ज कर रहा है। न्यू सेक्टर्स मतलब कंज्यूमर टेक, फिनटेक, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। आप पढ़ते होंगे कि कैसे गैस इंपोर्ट का बिल इंक्रीज हो रहा है। हेंस हमारा गवर्नमेंट ने एक कमिट किया है दैट बाय 2060 हम पूरा ग्रीन एनर्जी के ऊपर आ जाएंगे। ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी में क्या आता है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, रिसाइक्लेबल्स। सो इनके ऊपर हम कितना इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। एंड अनदर प्रॉक्सी आपको पता है, आपको भी ईवी प्ले इज ऑल्सो अनदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जहां पे हम बहुत सारे PLI इंसेंटिव्स दे रहा है। गवर्नमेंट इज गिविंग सो मेनी इंसेंटिव्स कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोड्यूस करो, क्योंकि वी वांट पीपल टू ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दिस इज हाउ इंडिया इज चेंजिंग। अब ये इंडिया का जो चेंज जो महसूस हो रहा है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है इंडिया का डेमोग्राफिक्स। ये तो सारे टेलविंड्स हो गया, चलो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन इसको कंटिन्यू कौन करेगा? कंटिन्यू करेगा इंडिया का डेमोग्राफिक्स। आज के दिन इंडिया में 60% ऑफ इंडिया इज इन अ वर्किंग क्लास, यंग प्रोडक्टिव वर्किंग क्लास, 15 to 64। और जब ये स्टेट आता है कोई भी इकोनॉमी का, नेक्स्ट 10, 20, 30, 40 इयर्स आर गोल्डन पीरियड ऑफ ग्रोथ होता है। तो आपको अगर लगता है कि इंडिया में चलो ये सब हुआ है, ये हो चुका है, आगे क्या होने वाला है, आपके पास पूरा एक क्लियर विजन होगा कि इंडिया का नेक्स्ट 10, 20, 30 इयर्स इंडिया को कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, जापान में भी ये सिचुएशन आया था बिटवीन 1960s टू 1940s टू 1980s, जब उनका डेमोग्राफिक्स वाज इन देयर फेवर। चाइना में आया है बिटवीन 1990s टू मिड 2015। देन यूएस का आया है 1980 से 2000। सो जब भी कोई भी इकोनॉमी का डेमोग्राफिक्स मतलब यंग पॉपुलेशन बढ़ता है, दे कंट्रीब्यूट, एंड दैट कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज करता है, कंजम्पशन में इंक्रीज करता है, मोमेंटम ले आता है, एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स भी बढ़ता है साथ साथ। तो पूरा ओवरऑल एक अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्शन आपको दिख जाता है। हाँ, दिस इकोनॉमी विल डू वेल, एंड नो वंडर अगले 3 साल में इंडिया इज गोइंग टू बी थर्ड biggest economy in the world by 2027, and this had been on the headlines for many days that how India is going towards that। तो चलिए, ये तो इंडिया के बारे में हुआ। नाउ इस इंडिया का ग्रोथ अगर आपको कैप्चर करना है, जैसे अमित ने बताया कि आपको ग्रोथ आप मेनी वेज में कैप्चर कर सकते हो। आप मार्केट में रहोगे, आपको ग्रोथ मिलेगा, लेकिन आपको वो 15% ग्रोथ चाहिए कि 20% ग्रोथ चाहिए कि 50% ग्रोथ चाहिए, बात उसकी है। राइट नाउ हमें ये लगा कि इंडिया में इंडिया का जो अभी जो स्थिति है, यहाँ पे ये लंबा जर्नी में कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिफेंस चलेगा, सिर्फ इंफ्रा चलेगा, सिर्फ PSU चलेगा, सिर्फ IT चलेगा, ऐसा नहीं है। कभी ऑटो चलेगा, कभी IT चलेगा, कभी फार्मा चलेगा, कभी रियलिटी चलेगा। तो एवरी बिजनेस विल गो थ्रू अ साइकिल। लेकिन ये साइकिल का मतलब ये है, आपको ये साइकिल खाली ऊपर की तरफ कैप्चर करना है। राइट, आपको नीचे की तरफ जब साइकिल आता है, आपको उस टाइम साइकिल नहीं चाहिए, वो किसी को भी नहीं चाहिए। तो आप ये कैप्चर कैसे करोगे? आपके पास तो इतने सारे सेक्टर्स है, राइट, रियलिटी है, कैपिटल गुड्स है। ये जो पेज है ये बहुत इंटरेस्टिंग पेज है, आप थोड़ा गौर से देखिए इस पेज को। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने सारे सेक्टर्स
लाइन आउट कर दिया है और इनके लास्ट 10, 11, 12 ईयर्स के रिटर्न्स प्लॉट किया है। और उसके साथ साथ हमने इनके नीचे एकदम लास्ट लाइन में आई हैव ऑल्सो गिवन द यूनिवर्स का रिटर्न विच इज आवर मदर यूनिवर्स निफ्टी 500, राइट। तो अभी आप 2023 देखोगे, यहाँ पे रियलिटी अच्छा किया है, आपको इसमें आना है, देन कैपिटल गुड्स भी अच्छा किया है, ऑटो भी अच्छा किया है, लेकिन ये सारे जो सेक्टर्स है क्या हर साल हैव दे डन वेल? नहीं, राइट। क्योंकि कभी ये अच्छा भी करता है, कभी ये नीचे भी जाता है। तो एज अ इन्वेस्टर आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें आप एंट्री कब करोगे? हाउ वुड यू नो सिटिंग इन 2022? हाउ वुड यू नो कि रियलिटी 2023 में 82% देगा तो मुझे रियलिटी में स्विच कर लेना चाहिए? आपके पास ऑप्शन ये है कि आपके अंदर वो कुछ विजडम आ जाता है, कुछ शक्तियां से आप देख सकते हो कि आगे नेक्स्ट ईयर में कौन से सेक्टर अच्छा करने वाला है, तो आप उसमें घुस जाओगे। सेकंड ये भी हो सकता है कि एएमसी वाले कि आप बहुत सारे फंड्स लेके आ रहा है, तो इसमें भी एएमसी ऑब्वियसली फंड मैनेजर्स आर वेरी नॉलेजेबल, तो उनके हिसाब से ये फंड में तेजी आएगा बोल के दे ब्रिंग आउट। और ये भी हो सकता है कि यू कैन ऑल्सो कम बाय चांस कि चलो मुझे लग रहा है ये सेक्टर में आना चाहिए, आप आ गए, राइट। लेकिन इसमें कोई आपके पास श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है कि आप इसमें कुछ अच्छा कर पाओगे या आप घुस पाओगे, राइट। चलो मान लो आप घुस भी गए इस सेक्टर पे, लेकिन आपको एग्जिट पॉइंट कैसे मिलेगा, राइट। आपने रियल एस्टेट में, रियल्टी सेक्टर में सपोज आपने 2012 में एंटर किया 54% देख के, फिर 2013 भी डाउन गया, 2014 हार्डली 11% रिटर्न आया, 15 भी डाउन है, 16 भी डाउन है। आपको लग रहा है इस टाइम तक आप रुक पाओगे? आप निकल जाओगे। लेकिन 2017 में अगेन द रियलिटी सेक्टर कम्स बैक। सो हमने ये देखा है एंट्री फिर भी आप कर लोगे, क्योंकि आपके पास कुछ ना कुछ होगा, कोई ना कोई आपको बताने वाला होगा, या आप उस सेक्टर के हाईएस्ट पॉइंट पे एंट्री आप कर लोगे। लेकिन आप एग्जिट में फंस जाते हो, या पहले एग्जिट कर लेते हो या एग्जिट करते ही नहीं हो, राइट। अब जब एग्जिट नहीं करते हो आपको क्या होता है? अब आप देखिए लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ऑफ स्टेइंग इन अ सेक्टर। आपने रियलिटी लिया था, उसका क्या रिटर्न आया लॉन्ग टर्म में? 12%। कैपिटल गुड्स लिया था, उसका क्या रिटर्न आया लॉन्ग टर्म में? 17%। ऐसे करके आप देखो, ऑटो 15, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 16, और हमारा निफ्टी 500 का क्या रिटर्न है? 15। तो सब कुछ करने के बाद भी आपने अपना दिमाग लगाया, आपने सेक्टोरल कॉल लिया, आप वहां पे आ भी गए, लेकिन आपका रिटर्न बना ही नहीं इतना इंटरेस्टिंग, आपका बेंचमार्क की तरह ही रिटर्न मिला। हेंस हमें लगा कि एक बहुत अच्छा तरीका है ये सेक्टोरल जो अप्स एंड डाउन्स कैप्चर करता है, वो फंड है बिजनेस साइकिल फंड। तो उस थीम के ऊपर बिजनेस साइकिल फंड आया है, राइट। तो बिजनेस साइकिल फंड का क्या है कि जब कोई भी सेक्टर, ये ग्राफ अगर आप बीच में देखोगे, कोई भी सेक्टर आप ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप पूरा उसका यह साइकिल, बिजनेस साइकिल, उसका पूरा आप अपसाइड कैप्चर कर लोगे, रिटर्न दोगे, और उसके बाद वो सेक्टर जब चलना बंद कर देगा, दूसरे कोई सेक्टर आ जाएगा, आप उसमें आ जाओगे। जैसे अमित ने बोला कोविड टाइम में क्या चला था? हेल्थ केयर एंड आईटी चला था, क्या नहीं चला था? रिटेल, प्रोडक्शन, ये सारे सेक्टर नहीं चला था। तो आप इससे एग्जिट करके आप हेल्थ केयर आईटी में आ जाओगे और उसके बाद नेक्स्ट कैप्चर करोगे, राइट। ये है ना। अगर आप एक्चुअली ये कर सकते हो इन अ फंड, आपको एक्चुअली सेक्टोरल रिटर्न्स का जो बेस्ट फीलिंग होता है, जो बेस्ट आउटकम होता है, वो आपको कैप्चर हो जाएगा। कैसे कैप्चर होगा? क्योंकि हर बार वो जब साइकिल आएगा आप एंटर कर जाओगे, साइकिल जब नहीं साइकिल जब नीचे की तरफ जाएगा आप कहीं और मूव कर जाओगे। तो ये है बिजनेस साइकिल का थीम। सो हमने इस थीम के ऊपर बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद आपको पता है एडलवाइज कोई फंड ऐसे नहीं लाता है, बहुत रिसर्च करके लाता है। तो जब हम रिसर्च किया हमें लगा कि इस इंडिया का जो अब ग्रोथ स्टेज है, आपको एक बिजनेस साइकिल
फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको हर बार ये सेक्टोरल कॉल आपका राइट जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, एंड हेंस ये थीम आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमने देखा कि बिजनेस साइकिल फंड तो लॉन्च करेंगे, लेकिन रन कैसे करेंगे उसको, क्योंकि ट्रेडिशनली बिजनेस साइकिल फंड ना बहुत टिपिकल वे में रन होता है। कैसे रन होता है कि आप पहले देखते हो कि इकोनॉमी के क्या स्टेट है, अभी इकोनॉमी में जीडीपी अभी हमारा एक्सपैंड कर रहा है, ग्रो कर रहा है, कि जीडीपी फॉल कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, या तो आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने वाला है कि इंटरेस्ट रेट अभी घटने वाला है, या अभी मैन्युफैक्चरिंग चलेगा, गवर्नमेंट के पॉलिसीज मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है कि नहीं है, अभी आईटी में कुछ तेजी आया है कि नहीं है। आप ये ना जजमेंट और प्रिडिक्शन मोड में आ जाओगे, और फिर आप बिजनेस साइकिल थीम्स लोगे। ये एग्जिस्टिंग फंड्स करते हैं, एंड एक बार आप थीम आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसके हिसाब से आप सेक्टर देख लो और स्टॉक्स ले लो। लेकिन हमने देखा कि जब भी आप बिजनेस साइकिल या कोई भी चीजों में आप जजमेंट की यूज करते हो, 50% ऑफ द टाइम आप सही जाते हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी है 50% ऑफ द टाइम आप गलत भी जाते हो। तो आप सही गलत ऐसे 50-50 करके आपका जो रिटर्न्स आता है, उस रिटर्न्स आपका फुल पोटेंशियल रिटर्न्स नहीं देता है। तो अभी जैसे निफ्टी 500 का लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क का रिटर्न है कुछ 35% ये मेन रिटर्न है। अभी लेटेस्ट में भी थोड़ा सा और बढ़ गया होगा, बट एट दिस रिटर्न हमने जब स्टडी किया, देखा बिजनेस साइकिल्स जितने फंड्स है सब 35 की जगह 40 दिया, 41 दिया, लेकिन हमें वो मैजिक नहीं दिख रहा था एक आधी फंड छोड़ के। सो हमें लगा कि मे बी ये जो प्रिडिक्शन है ना, इज देयर एनी वे कि हम ये प्रेडिक्शन को हटा सकते हैं। एंड बहुत रिसर्च करने के बाद हमें ये वाला प्रोसेस पता चला जहां पे आप ये ओवरकम कर सकते हो। सो हमने देखा, हमने क्या किया, हमने एग्जैक्टली रिवर्स किया। हमने बोला कि हम मैक्रो में क्या होगा, क्या आने वाला टाइम करेगा, हमें क्या लगता है, इसमें हम जाएंगे ही नहीं। हम स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, इंस्टेड ऑफ एनालाइजिंग द मैक्रो, हम लेट अस एनालाइज द स्टॉक्स। अब हम स्टॉक्स को एनालाइज कैसे करेंगे? स्टॉक्स को एनालाइज करने का एक तरीका है, और उसका इंग्लिश नेम है फैक्टर इन्वेस्टिंग, लेकिन आपको मैं बहुत सिंपली इसको बताती हूँ। हम स्टॉक्स को क्या करते हैं, हर स्टॉक्स का ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्योंकि कोई स्टॉक ग्रोथ स्टॉक होता है, कोई स्टॉक वैल्यू स्टॉक होता है, कोई क्वालिटी स्टॉक होता है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि HDFC इज अ ग्रोथ स्टॉक, देन ITC इज अ क्वालिटी स्टॉक, SBI इज अ वैल्यू स्टॉक। तो ये सारे स्टॉक्स के आपके नाम है, पता है, और आपको पता है कि ग्रोथ स्टॉक्स क्या स्टॉक्स होता है। ग्रोथ स्टॉक्स वो स्टॉक्स होता है जिनके अर्निंग्स ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, राइट, दे आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। तो उनका हम क्या देखते हैं, उसका हम देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ, उसका पैट ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ। जिस जिस स्टॉक्स के ये अच्छे हैं तो हम बोलते हैं ये ग्रोथ स्टॉक्स है। लाइक अगर आपसे किसी कोई पूछे कि ICICI बैंक कैसे स्टॉक्स है, आप बोलोगे ये तो ग्रोथ स्टॉक्स है, ये तो बहुत हाई ग्रोइंग स्टॉक्स है, राइट। सेकेंड होता है क्या है, वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू आपको सबको पता है, वैल्यू का मतलब सस्ता, सस्ते स्टॉक्स है, मतलब जिसका वैल्यूएशन कम है, पी प्राइस टू इक्विटी कम है। तो किसका प्राइस टू इक्विटी कम है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका प्राइस टू इक्विटी कम है। कितने PSU, सारे PSUs वैल्यू स्टॉक्स, क्योंकि उनके वैल्यूएशन रेशियो सारे कम। तो हमें पता है कि ये चीप स्टॉक्स है, ONGC चीप है, टाटा स्टील चीप है। तो ये सारे स्टॉक्स हम वैल्यू स्टॉक्स बोल के उनके क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ स्टॉक्स होता है हाई क्वालिटी। हम किसको हाई क्वालिटी बोलते हैं? IT स्टॉक्स को हाई क्वालिटी बोलते हैं, क्योंकि उनके बैलेंस शीट्स अच्छे होते हैं, उनके पास डेट नहीं होता है। तो क्वालिटी क्या है? अच्छे बैलेंस शीट्स कंपनी, लो डेट, अच्छा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा दे रहा है, तो ये सारे क्वालिटी। ITC इज अ क्वालिटी स्टॉक। हिंदुस्तान यूनिलीवर क्वालिटी स्टॉक। तो ये जब कोई, अगर मैं फंड मैनेजर हूं और मुझे मेरा स्टाइल है क्वालिटी देखने का, तो मैं ये सारे स्टॉक्स को अलाइन करूंगी इन माय पोर्टफोलियो, राइट। अगर मैं ग्रोथ फंड मैनेजर हूं, ग्रोथ फंड मैनेजर कौन है? जैसे
आप मेरे में आप देखोगे, आप एक्सेस में देखोगे, दे आर ऑल ग्रोथ फंड हाउसेस, तो उनके पास ग्रोथ स्टॉक्स बहुत होंगे। फिर वैल्यू अगर देखोगे, जो वैल्यू का ना, एचडीएफसी इज अ वैल्यू फंड हाउस, तो वो वैल्यू स्टॉक्स के ऊपर प्ले करते हैं। लेकिन हर स्टॉक्स ऐसे ऐसे करके हम उसको एनालाइज करते हैं, हमारा जो मॉडल है, राइट। और लास्ट में हम क्या एक देखते हैं कि स्टॉक्स की मोमेंटम। मोमेंटम मतलब वो तेजी में है कि नहीं। जैसे हम क्रिकेट में नहीं बोलते एक क्रिकेटर इन फॉर्म है, हर मैच में वो हाफ सेंचुरी तो बनाता ही बनाता है, 100 भी बना लेता है, तो ही इज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम स्टॉक्स मतलब स्टॉक्स में क्या है, जो स्टॉक्स अभी प्राइस मूवमेंट में बहुत है, मतलब उन वो प्राइस में प्राइस चेंज उनका सबसे फास्टेस्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा प्राइस ग्रोथ हो रहा है, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो हम हमारा प्रोसेस ये बोला कि आप एनालाइज करो फर्स्ट ये स्टॉक्स को। एनालाइज करने के बाद मार्केट में हमारे यूनिवर्स होगा 300 स्टॉक्स, टॉप 300 बाय मार्केट कैप। ओके, फर्स्ट 100 लार्ज कैप आ गया, फिर 150 मिड कैप आ गया, फिर 50 स्टॉक आ गया फ्रॉम स्मॉल कैप से। ये सारे 300 को हमने 3 बकेट में डिवाइड किया कि कुछ क्वालिटी स्टॉक्स हुआ, कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हुआ, कुछ वैल्यू स्टॉक्स हुआ। अब हमने ये बकेट कर लिया। अब हर बकेट में हमने ये सारे हमारे पास रेशियोज है, हम रेशियो देके उनको बेस्ट टू वर्स्ट रैंक किया। मतलब अगर ग्रोथ के अंदर मेरे पास 100 स्टॉक है, तो बेस्ट ग्रोथ स्टॉक एंड देन लास्ट इन द ग्रोथ स्टॉक, ऐसे करके रैंकिंग किया। अब हमने रैंकिंग कर लिया, तीनों में रैंक किया, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट ग्रोथ, बेस्ट वैल्यू, ऐसे करके लास्ट में हम उसके ऊपर मोमेंटम में स्क्रीनर लगाया कि ये स्टॉक बेस्ट इन ग्रोथ है लेकिन अभी प्राइस मोमेंटम है। जैसे अगर मेरे पास कोई वैल्यू स्टॉक ऊपर आया जिसका प्राइस टू इक्विटी मान लो 5 है, बहुत कम वैल्यूएशन है, वो रैंक तो ऊपर आएगा। लेकिन अगर बाजार में वो स्टॉक चल नहीं रहा है, तो हम उसको पोर्टफोलियो में नहीं लेंगे। मतलब हमने उसको मोमेंटम से इवैल्यूएट किया, वैल्यू प्लस मोमेंटम, कि अगर वो हमको लेना है कि नहीं लेना है। सेम चीज हम करेंगे ग्रोथ के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर। ये देखिए, सॉरी। सो हमने क्या किया, हमने बकेट किया, एक वैल्यू बकेट किया, एक ग्रोथ बकेट किया, एक क्वालिटी बकेट किया, फिर हमने देखा इसके ऊपर मोमेंटम है कि नहीं। और अगर मोमेंटम है, मतलब 3 महीना 12 महीने में वो स्टॉक प्राइस चल रहा है, फिर हमारा पोर्टफोलियो में आ गया। ऐसे करके हम 50 to 60 स्टॉक पोर्टफोलियो अपने पोर्टफोलियो में डाल दिए। सो अगेन आई विल टेल यू, फर्स्ट हमारा 300 स्टॉक का मार्केट कैप था। उस 300 स्टॉक में हमने उसको तीनों बकेट में डिवाइड किया, स्टॉक्स को, ग्रोथ, वैल्यू एंड क्वालिटी। उसके बाद उनके ऊपर हमने मोमेंटम देखा कि हर चीज में, क्वालिटी में मोमेंटम है, ग्रोथ में है, वैल्यू में है। जिन जिन में मोमेंटम है उसके लेके रैंक करके उसको 50 to 60 स्टॉक्स हमने पोर्टफोलियो में लिया। नाउ ये प्रोसेस करने से हमें फायदा क्या हुआ? ये प्रोसेस करने से हमें फायदा ये हुआ कि हम इंस्टेड ऑफ प्रिडिक्टिंग द मैक्रो, हम स्टॉक्स को लिया। हम स्टॉक्स में देखा आप बेस्ट हो इन ईच कैटेगरी, फिर देखा कि आप बाजार में चल रहे हो कि नहीं। और इस प्रोसेस करने के बाद हमने इसका रीबैलेंसिंग का एक फॉर्मूला डाला कि हम इन अ ईयर 8 टाइम्स रीबैलेंस करेंगे, 8 बार, 2 बार एवरी क्वार्टर में। तो हम रीबैलेंस करने से क्या फायदा होगा कि जब जब ये हम रीबैलेंस करेंगे, जो स्टॉक्स मूवमेंट नहीं कर रहा है, मतलब उनका मोमेंटम निकल गया है मार्केट से, वो हमारा स्टॉक से निकल जाएगा। और जो जहां पे मोमेंटम आ रहा है वो स्टॉक्स मेरे पास आ जाएगा। राइट नाउ ये सुनने में तो बहुत सही लग रहा है, दिस इज हाउ यू विल गेट टू दैट। एक्चुअली क्या ये फंड ये कर पाया है? अभी मैं आपको एक स्लाइड में ले जाती हूं जहां पे मैं दिखाती हूं ये कर पाया है कि नहीं कर पाया। नाउ लेट अस कम टू दिस स्लाइड। आपने सुना है अमित ने बोला कि 2020 में फार्मा बहुत अच्छा किया था, राइट?
आप यहाँ पे देखोगे ये येलो कलर इज द फार्मा सेक्टर, लिखा है फार्मा एंड हेल्थ केयर। ये स्ट्रैटेजी, ये जब कोविड वाला पीरियड था हमारे पास, ये जब रीबैलेंस किया आ गया कि सारे फार्मा स्टॉक्स चल रहा है, और हमने फार्मा में अराउंड 40% एक्सपोजर लिया। हमारा कैप इन एवरी सेक्टर इज 40%। हमने पूरा फार्मा प्ले किया। फार्मा प्ले करने के बाद जब फार्मा का मोमेंटम कम हो गया, जब वो सेक्टर रोटेशन हो रहा है, नेक्स्ट सेक्टर आ गया टेक्नोलॉजी। आप देखो फार्मा से द फंड वेंट इनटू टेक्नोलॉजी, क्योंकि कोविड के बाद हमारा क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम हुआ। जैसे हम आपसे जूम में ये मीटिंग कर रहे हैं, जूम का मार्केट कैप बिकेम मोर देन गोल्डमैन सैक्स, और आईटी स्टॉक्स सारे चलने लगे। आईटी स्टॉक्स गए भर भर के रिटर्न, 200% रिटर्न देके गया, राइट। फिर एक पॉइंट में आया, उसके बाद 22 के एंड से आईटी में मोमेंटम बिल्कुल कम हो गया। क्यों कम हुआ? क्योंकि उस टाइम यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ गया। यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ यूएस इंटरेस्ट रेट वेंट ऑन अ 40-year हाई, और यूएस इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, हमारा इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, एंड यूएस के हिसाब से आईटी सेक्टर्स, क्योंकि इफ यूएस स्टॉप स्पेंडिंग हमारा आईटी सेक्टर गेट्स एडवर्सली अफेक्टेड। आईटी में मोमेंटम बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल कम हो गया। मोमेंटम कहाँ पे चलने लगा? थोड़ा धीरे धीरे करके जब कोविड से हम बाहर आया, गवर्नमेंट ऑल्सो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, कैपिटल गुड्स में मोमेंटम शुरू हो गया। वी देन रोटेटेड आउट फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू कैपिटल गुड्स, और हमने कैपिटल गुड्स पूरा एंजॉय कर लिया ये वाला पीरियड। अब कैपिटल गुड्स एक्सपेंसिव हो गया, नाउ कैपिटल गुड्स थोड़ा कम हो गया मोमेंटम, लेकिन है अभी, लेकिन पहले से थोड़ा कम है। बट किस में बढ़ रहा है? फाइनेंशियल्स में बढ़ रहा है। पीएसयू स्टॉक्स चलने लग गया, नॉन बैंक फाइनेंशियल्स आर डूइंग वेल। सो आप देखो फाइनेंशियल्स में हमारा एक्सपोजर बढ़ रहा है। नाउ ये कुछ भी हमने प्रेडिक्ट नहीं किया, हम सिर्फ एक काम कर रहे हैं, हम बेस्ट ऑफ स्टॉक्स चूज कर रहा है, और उसके बाद हम देख रहे हैं मार्केट हमें क्या बोल रहा है। अगर मार्केट जिसमें मोमेंटम दिखा रहा है वो सेक्टर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहा है। सो इस वाले के बाद इस सेक्टर रोटेशन, आई होप आपने पूरा देखा कैसे हम सेक्टर रोटेट कर रहे हैं। इसके बाद हमारा, आप जानना चाहोगे कि हमने परफॉर्मेंस कैसे दिया। दिस बिफोर आई गेट टू अ परफॉर्मेंस, आप इस स्लाइड से भी आप देख सकते हो कि कैसे कैसे हमने सेक्टर रोटेट किया। फाइनेंशियल सर्विसेज जो 21, 22 ऊपर वाला, आप देखो बेंचमार्क ऑन द लेफ्ट, बीच वाला जो आपका कॉलम है वो हमारा बेंचमार्क है निफ्टी 500। अब देखो निफ्टी 500 पे फाइनेंशियल्स हमेशा 30, 32, 28 ऐसे रहता है, लेकिन हम लोग उसमें जाते ही नहीं है। हम मोमेंटम था नहीं, मार्च में 21 में 9% में थे, फिर हमारा मोमेंटम और कम दिखा, 3% आ गए, लेकिन 23 में पीएसयू बैंक चलना शुरू हो गया, 3 से सीधा 19, फिर 22। सेम आईटी में आप देखो 21 में 20%, 22 में 25, इंडेक्स में 13-14% का ही होता है। इनफैक्ट अभी तो कम हो गया 10-11% का, लेकिन हमने उसमें क्योंकि मोमेंटम था, आईटी सेक्टर चल रहा था, 20-25 ले गए थे, मोमेंटम कम हुआ, 3%, 7% में आ गए। एंड अकॉर्डिंगली आप पूरा देख लोगे, जैसे कैपिटल गुड्स बेंचमार्क में 3-4% का वेटेज है, आप देखो हमारे फंड में एक पॉइंट में तो हम 24% भी गए थे। सो दिस इज हाउ वी आर एक्टिवली रोटेटिंग, और यही आपको चाहिए बिजनेस साइकिल में कि आपको सेक्टर रोटेशन बहुत डायनेमिक चाहिए, जो मेरा ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से कर पाया। एंड इन दिस प्रोसेस हमने क्या रिटर्न्स जनरेट किया। नाउ मैं आपको दो चीज दिखाऊंगी, एक मैं आपको लॉन्ग टर्म रिटर्न दिखाऊंगी, 5-year रोलिंग रिटर्न्स। 5-year रोलिंग रिटर्न्स इसलिए मैं दिखा रही हूँ क्योंकि लास्ट 1 year रिटर्न में अगर आप मैं दिखाऊंगी आपको, बहुत अच्छा रिटर्न्स आपको दिखेगा, लेकिन आपको हमेशा मार्केट विल नॉट गिव यू दैट रिटर्न, तो थोड़ा आइडियलिस्टिक वो व्यू हो जाता है। रियलिस्टिक व्यू ये है कि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपकी स्ट्रैटेजी बेंचमार्क को बीट कर सकता है कि नहीं, क्योंकि हमें भी पता है आज के दिन 85% ऑफ द फंड्स आपका अपना बेंचमार्क बीट नहीं कर पा रहे।
सो ये 5 years का बैक टेस्टिंग डेटा है जहां पे 100% ऑफ द टाइम ये स्ट्रैटेजी अपना बेंचमार्क विच इज निफ्टी 500, और निफ्टी 500 बहुत डिफिकल्ट बेंचमार्क है टू बीट, क्योंकि इसमें मिड कैप स्मॉल कैप भी है. सो दैट हैज बीटन द बेंचमार्क बाय 5% अल्फा. ओके, एंड अगर आप मिनिमम रिटर्न देखोगे 5 years रोलिंग में, बेंचमार्क हैज गिवन स्टिल मिनिमम रिटर्न -1%. हमारा स्ट्रैटेजी +4% दिया है. एंड इन ऑल दिस स्टैंडर्ड डिविएशन जो आपको लग रहा है कि हो सकता है मोमेंटम के ऊपर जा रहा है, एसडी हाई होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन बेंचमार्क से भी कम है, इसका बीटा बेंचमार्क से भी कम है फंड का. सो दिस इज हाउ द फंड इज स्टैक्ड. एंड नाउ आई विल शो यू लास्ट 1 year रिटर्न. 1 year रिटर्न, एंड दिस इज मे एंड का रिटर्न 31st May, एंड बेंचमार्क 35% दिया है. इस पॉइंट में मोस्ट बिजनेस साइकिल फंड्स वेर गिविंग 35 to 40% रिटर्न, एंड हमारा स्ट्रैटेजी हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 69% एंड नॉट टू मेंशन 69, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज 8 से 10% का अल्फा ये जनरेट करके दिया है ओवर ऑल टाइम पीरियड्स, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको यही चीज चाहिए एक बिजनेस साइकिल थीम में, वरना तो आप लार्ज कैप जाओगे, लार्ज एंड मिड कैप जाओगे, फ्लेक्सी कैप जाओगे. बट इंडिया का जो ग्रोथ आने वाला है और जो ग्रोथ चल रहा है, ये ग्रोथ में आपको अगर सही तरह से पार्टिसिपेट करना है और अगर आपको इसके रिफ्लेक्शन क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ले आना है, तो आपको ये जो सेक्टर्स के जो रोटेशंस है, जो सेक्टर्स आ रहा है, फिर आपको बेस्ट वो सेक्टर्स का रोटेशंस चाहिए, और हेंस उसके ऊपर आप क्लाइंट का रिटर्न भी जनरेट कर पाओगे. सो दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. अगर यू वांट टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, आप पूछ सकते हो. आवर ग्राफ्स, बहुत सारे स्लाइड्स है, बहुत अच्छे से हमने दिखाया है कि कैसे कैसे हमारा, ये देखिए एक स्लाइड पीएसयू बैंक्स में. ना पीएसयू बैंक का स्लाइड क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पीएसयू बैंक ने चला ही नहीं, लास्ट 10 साल चला ही नहीं, मतलब बिफोर 2 years. उसके बाद उसका मोमेंटम शुरू हुआ है 22 से. अब देखो जितना टाइम ये चला नहीं, फंड हाउसेस तो लेके रख लिए थे, लेकिन हमारे ये स्ट्रैटेजी में 0% वेट था, और जब इसने चलने लगा तब हमारा स्ट्रैटेजी में फ्रॉम 0 वी वेंट अप टू क्लोज टू 7% रिटर्न, 7% वेटेज. और इस टाइम पीएसयू का रिटर्न आया 200%, जबकि मार्केट ने रिटर्न दिया था 45%. सो दिस इज हाउ वी हैव बीन एबल टू जेनरेट रिटर्न इन द पोर्टफोलियो, क्योंकि हमें पता चल जाता है ना, जब मोमेंटम नहीं है तो हम नहीं लेंगे जितना भी अच्छा स्टॉक हो. और अगर आप देखोगे, दैट रिमाइंड्स मी, ये देखो वेरी इंटरेस्टिंग, आज के दिन लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन. यहाँ पे सारे आप जो स्टॉक्स के नाम देखोगे ना, एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसीआई, इन्फोसिस, ये सब आप कोई भी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो खोल लो, आपको दिखेगा यही टॉप 10 स्टॉक्स. लेकिन ये टॉप 10 स्टॉक्स हो सकता है, लेकिन अगर आप प्राइस मूवमेंट देखोगे, इन स्टॉक्स में मोमेंटम अभी है नहीं. सो इन आवर फंड ये मोमेंटम क्योंकि नहीं है, आप देखो स्ट्रैटेजी में 0.00%, खाली आईसीआईसीआई बैंक में 1% है. एंड कहां पे हमारा है, इंडस, जेएसडब्ल्यू, आरएसी, ये सारे फलाना कंपनी जहां पे देयर इज अ जेन्युइन प्राइस मूवमेंट. तो ये हम कैप्चर कर रहे हैं इन द फंड. एज ऑफ मे एंड ये स्टॉक्स सिलेक्ट करने के बाद हमारा सेक्टोरल क्या दिख रहा है, थ्रू द स्टॉक्स दिख रहा है कि कैपिटल गुड्स में अभी मोमेंटम है, तो कैपिटल गुड्स इज इन माय टॉप होल्डिंग. फाइनेंशियल, एक्स प्राइवेट बैंक्स में मोमेंटम है, तो फिर वो नेक्स्ट होल्डिंग. पावर में मोमेंटम है तो पावर है. ये सारे है हमारा टॉप 3 सेक्टर्स. सो दिस इज हाउ हम लोग इस फंड को मैनेज करेंगे. ये हमारे फंड मैनेजर्स है, भरत लाहौटी, भावेश जैन. आपको पता है ये फंड मैनेजर्स, दे मैनेज आवर बैलेंस एडवांटेज फंड, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो आप बेचते भी होंगे, लार्ज कैप फंड, इक्विटी सेविंग्स फंड. हमारा आर्बिट्राज भी मैनेज करते हैं भावेश जैन. तो दे आर वेरी स्किल्ड फंड मैनेजर्स जो ये एनालाइज करके, स्टॉक्स को एनालाइज करके ऐसे कॉल्स लेते हैं. And this is nothing but factor investing, and they are very very experienced in this. So
दिस इज हाउ माय फंड इज, फंड का डेट्स है ऑलरेडी शुरू हो गया है एंड इट विल कंटिन्यू टिल 23rd of July. सो रिक्वेस्ट, अगर आपको अच्छा लगे इस फंड को, इफ यू वांट टू कैप्चर द मोमेंटम एंड इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, काइंडली सपोर्ट. और आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, आई एम हैप्पी टू आंसर. इंद्रानी मैम, इसमें कोई मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट है कि मिनिमम इतना अमाउंट डाल सकते हैं या मैक्सिमम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कोई मिनिमम मैक्सिमम की लिमिट नहीं है, बट मिनिमम एप्लीकेशन साइज आपको पता है 5000 वो तो है, लेकिन मैक्सिमम का कुछ नहीं है. एंड इस फंड में कोई लॉकिंग है, मतलब किसी तरीके का कोई लॉकिंग पीरियड हो? कोई लॉक इन पीरियड नहीं है. एग्जिट लोड है फॉर 3 months, 1%. ओके मैम, थैंक यू मैम. थैंक यू इंद्रानी मैम, आपने बहुत अच्छे से ये बिजनेस साइकिल फंड को एक्सप्लेन किया. अभी मैं छोटी सी कैलकुलेशन जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू कर रहा हूं. प्रभात, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर, आ रही है. ओके दोस्तों, मैंने कहा था कि भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय में जिन्होंने पैसा निवेश किया सेंसेक्स निफ्टी में, उनको करीब करीब 16% का रिटर्न मिला. अब मैं यहां से फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, जिसकी मैं गारंटी नहीं देता है, सिर्फ प्रोजेक्शंस हैं. अगर यहां से सेम वही लेवल का ग्रोथ आया जो पिछले 5 साल में, 10 साल में और 40 साल में आया है, यानी 15% का मार्केट का ग्रोथ, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सेंसेक्स टू टच 1 लाख लेवल एंड निफ्टी एट 30,000 इन नेक्स्ट 2 ईयर. और 2030 आते आते हमको यही निफ्टी 50-60 हजार के लेवल पे दिखता है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सब मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, जिनकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता. अभी मैं 15% के रिटर्न की बात कर रहा हूं, केवल 15% का रिटर्न. यदि 15% पे आपका पैसा ग्रो करता है, तो 15% पे यदि हम अपने पैसे को ग्रो कराएं 10,000 रुपए महीना, क्योंकि हम आर्थिक कुंडली की भी बात कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लेंगे इसके बाद. 10,000 रुपए महीना एक आम निवेशक आराम से दे सकता है. ये 10,000 रुपए महीना पे यदि 15% की ग्रोथ आई, तो अगले 20 साल में आपके हाथ में 2.25 करोड़ रुपया होगा. अब क्वेश्चन ये है कि क्या मैं सारा पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा दूं? आप लोग, बहुत सारे लोग पीपीएफ में डालते होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते होंगे. तो व्हाट वी रेकमेंड कि आप जहां निवेश करते आ रहे हैं करते रहिए, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट चल रही है चलाते रहिए, बस अपने रुपए के 10% को यहां शिफ्ट कीजिए. यदि आप कुछ पैसा इंश्योरेंस पॉलिसी में डालते हैं, कुछ पीएफ में डालते हैं, कुछ आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में डालते हैं, तो मोटा मोटा यदि 10-1% का ग्रोथ आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट में बने, तो भी 20 साल में 70-75 लाख की वेल्थ क्रिएट हो सकती है. और देखो, यदि 15% की ग्रोथ आए, 1 लाख रुपए का एक टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, 15% की ग्रोथ आए तो पैसा 5 साल में दुगना और 10 साल में 4 गुना होता है. लेकिन यदि 26% की ग्रोथ आए, अभी मैं ग्रोथ को 15 से बढ़ा के 26 कर रहा हूं, यदि सही समय पे, सही सेक्टर में, सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट कर जाएं, या हम बिजनेस साइकिल जैसे फंड को लें और वो फंड जैसा बताया जा रहा है वैसा परफॉर्म करे, तो 26% की ग्रोथ पे पैसा 10 साल में 10 गुना होता है. 10 साल में 10 गुना रकम कम नहीं होती. और यदि 50% की ग्रोथ आ जाए, तो पैसा 5 साल में ही 5 गुना हो जाता है. लेकिन ये सब हाई ग्रोथ वाली मैथमेटिकल प्रोजेक्शन में नहीं ले रहा. मैं आज भी यही बात करूंगा कि 15 से 20% आप अज्यूम कीजिए. 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी आप अपने परिवार के लिए जोड़ना चाहते हैं. आज की डेट में एक बच्चा यदि किसी के घर में है, तो उसकी पढ़ाई के लिए 50 लाख और शादी के लिए 50 लाख ले लें, तो मोटा मोटा 1 करोड़ चाहिए. और एक आम आदमी का अगर मैं घर का खर्चा ले लूं, तो 40-50 हजार में जिसका घर का खर्चा आज चलता है, उसको कम से कम 4 लाख रुपए महीना आज से 20 साल के बाद रिटायर्ड स्टेज पे चाहिए होगा. और ये लेवल के रिटर्न तभी बन सकते हैं जब आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड इन्वेस्टमेंट करें, जो आपको पॉसिबल है शेयर बाजार से और म्यूचुअल फंड से. अभी देखो, बहुत सारे लोग शेयर बाजार में खुद निवेश करते हैं, अपनी मर्जी से शेयर खरीदे, टिप्स लिए, अखबार पढ़ा, रिसर्च रिपोर्ट पढ़ा, और कोशिश करते हैं हम बेहतर रिटर्न बना पाए, लेकिन बन नहीं पाते. कभी कभी हम असंभव के पीछे भागते हैं और संभव भी छूट जाता है.
15 से 20% का रिटर्न म्यूचुअल फंड में आराम से बन सकता है, बिना कोई टेंशन लिए। बस पैसा डालो और भूल जाओ। और यदि हाई ग्रोथ सेक्टर की बात करें, जैसे डिफेंस सेक्टर का साइकिल अभी चल रहा है, 3 साल में इंफ्रा का सेक्टर चला, कोरोना टाइम में आईटी और हेल्थ केयर चला, और सही टाइम पे सही सेक्टर को आप शायद जज ना कर पाए, लेकिन बिजनेस साइकिल फंड उसे सही टाइम पे जज कर सकता है। तो यदि 1 लाख रुपए का निवेश करें तो 20 साल में 16 लाख होता है। यदि 26% का ग्रोथ आए तो ये पैसा 1 लाख का सीधा सीधा 1 करोड़ बन जाता है, 100 गुना 26% पे। तो मैं फिर भी 15% का ही प्रोजेक्शन ले रहा हूं। 10,000 रुपए महीना, 15% का ग्रोथ आएगा, 20 साल में आपका 1 करोड़ के लगभग बनेगा। और अब शेयर्स की हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, बस एक बेसिक समझेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्शन ऑफ योर पोर्टफोलियो। लाइफ में प्लान भी जरूरी है। आपने जो सेविंग्स की हैं, पीएफ में पैसा डाला, इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा डाला, अब वो आपको अच्छी वेल्थ नहीं बना के दे पाए तो क्या प्लान है? तो प्लान है म्यूचुअल फंड एसआईपी। और यदि आपने सारा पैसा म्यूचुअल फंड एसआईपी में डाला और जिंदा रहे तो 20 साल में कई करोड़ जुड़ेगा, नहीं रहे तो हमको आज ही प्लान भी चाहिए। तो व्हाट वी रेकमेंड पीपल कि वट एवर मनी यू आर हैविंग, आप पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से आप इंश्योरेंस प्रोटेक्शन खरीदिए, 33% से आप शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट लीजिए कि जब चाहे पैसा वापिस ले सकें, और 33% से आप म्यूचुअल फंड खरीदिए, वेल्थ क्रिएट कीजिए। एलोकेशन का परसेंटेज लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन जब आप ये इस लेवल का एक बैलेंस अप्रोच लेके चलेंगे तो आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन भी हो गया, आपकी शॉर्ट टर्म नीड भी कवर हो गई, और लॉन्ग टर्म में आपका वेल्थ भी क्रिएट हो गया। वी आर एक्सपेक्टिंग जीडीपी टू ग्रो एट 7% ग्रोथ रेट, और भारतीय शेयर बाजार में हमें पूरी उम्मीद है कि 15% के लगभग का रिटर्न भविष्य में बनेगा। और वी आर एक्सपेक्टिंग टू बिकम अ थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030। निफ्टी को 50,000 होना अगले 5 साल में मेरा पर्सनल अजम्पशन है। हमें लगता है कि निफ्टी अगले 5 साल में 50,000 के लेवल पे आएगा, जिस लेवल की इंडिया की इकोनॉमी अभी चल रही है। तो इंद्रानी मैम ने बिजनेस साइकिल फंड को एक्सप्लेन किया, मैंने भी बिजनेस साइकिल फंड के बारे में कुछ बेसिक्स बताए, और ये बताया कि क्यों एक आम आदमी को म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ यहीं से क्रिएट होगी। तो अभी हम एक बार क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। कुछ लोगों के सवाल हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और मैं सबको अनम्यूट करने की कमांड दे देता हूं ताकि जिसके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। पहले कमेंट बॉक्स ले लेते हैं।